students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter. And today we will be covering your this important chapter that is e-commerce. Right? बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. लाइक सबसे लास्ट वाला जो है ERP मॉड्यूल वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो इस टॉपिक को इस चैप्टर्स को आज हम कवर करने वाले हैं. सो इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे ये हम पहले, अगर आप न्यू है चैनल में तो आपको बता देते हैं कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर जाएंगे और हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे ऑब्सेशन एंड्रॉयड ऐप. और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे वैसे ही आपका जो पेज होम पेज खुल के आएगा, वहाँ पे जो आइकॉन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है डेट इज़ फ्री मटेरियल, वहाँ से आप हमारा जो इस चैप्टर का कंटेंट है, ये जो पीपीटी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो हमने ये डिस्कस कर लिया. अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, दैट इज ई कॉमर्स. क्या होता है ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे. और अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको पता भी होगा कि जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन है ना, जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जब हम उन्हें ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स. ई मतलब क्या है यहाँ पे, ई मतलब है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, है ना. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, मतलब कमर्शियल ट्रांजेक्शन. कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो गया. ठीक है, जो भी तुम गुड एंड सर्विसेज की कर रहे हो, ठीक है, पेमेंट कर रहे हो, टिकट्स बुक कर रहे हो, ये सब जब तुम ऑनलाइन करते हो, ठीक है, इंटरनेट का यूज करके नेटवर्क के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं तुम्हारा ई कॉमर्स. तो वही चीज मेंशन है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन डन ओवर अ नेटवर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. कंप्यूटर को यूज करके, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करके जो भी आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, सिंपल वे में बोले तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन जैसे कि किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना ऑनलाइन, और गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें डिलीवर होती हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म में हो. ऑनलाइन फॉर्म में कैसे मैम गुड एंड सर्विसेज डिलीवर होगी, अब तुम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तुमने ऑनलाइन बाय किया तो वो तुम्हें डिजिटल फॉर्म में ही तो रिसीव होती है ना. सब्सक्रिप्शन हो गया, तुम लॉग इन कर के उसको ऑनलाइन वॉच कर सकते हो. दिस इज वॉट, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्विसेज या गुड्स डिलीवर होना. ठीक है, तो ई कॉमर्स मतलब जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हमारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं उन्हें बोलते हैं ई कॉमर्स. सिंपल एंड सॉर्टेड, राइट. मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज क्या की पॉइंट्स हैं इसके. देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, मतलब जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, ठीक है, सर्विस अवेल कर रहे हो या गुड्स खरीद रहे हो, इन सब का जो भी ऑर्डर है वो तुम इंटरनेट की मदद से प्लेस करोगे. दूसरी चीज, इसमें सिर्फ गुड्स नहीं आती, इसमें सर्विसेज भी आती है, लाइक मूवी टिकट बुक करना, है ना, ये सर्विस अवेल करना, ये सारी चीजें भी आएंगी. नेक्स्ट इज डिलीवरी, फिजिकल और डिजिटल, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, हो सकती है. ठीक है, जैसे आईफोन बाय करना फ्लिपकार्ट पे, ये टेंजिबल गुड्स खरीद रहे हो. मूवी डाउनलोड करना नेटफ्लिक्स से, ये तुम इनटेंजिबल गुड खरीद रहे हो. तो ये जो भी हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन ओवर इंटरनेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ई कॉमर्स, राइट. बहुत ही इजी टॉपिक था. नेक्स्ट आता है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, और जो ई बिजनेस है, ये क्या डिफरेंस है. मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हम इंटरनेट के थ्रू गुड एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते थे, बट आज ये हो रहा है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे. देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस का बेटा क्या है कि ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब कि जो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, इनके लिए तो फिजिकल सेटअप चाहिए होगा ना, दुकान लगाओगे, फिजिकल सेटअप चाहिए होगी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तभी तुम इसको फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, बट ई बिजनेस क्या है, ये सिंपल टू फॉर्म है, क्योंकि तुम्हें फिजिकल सेटअप नहीं चाहिए, तुम्हारी एक ऐप होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, और तुम गुड एंड सर्विसेज को आराम से बेच सकते हो. ठीक है, तो इंटरनेट है, डिजिटल सेटअप की ज़रूरत है, हमें कोई फिजिकल सेटअप, रेंट, इन सारे बवाल की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि जो चलाने की, बिजनेस को रन करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी. देखो, फिजिकल बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें रेंट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, स्टाफ जो यूज़ हो रहे हैं उनकी सैलरी देनी होगी. ठीक है, स्टोरेज के लिए, गुड्स को रखने के लिए, इन्वेंट्रीज, वेयर हाउस मेंटेन करने होंगे, तो पैसा ज़्यादा पे करना पड़ता है. ई बिजनेस में क्या है, उतना नहीं है, लो है. क्यों, क्योंकि बस फिक्स कॉस्ट, मतलब जो फिक्स खर्चे बस उन्हें ही मैनेज करना है. ठीक है, इसके अलावा जैसे वेबसाइट का फ्री खर्चा हो गया कि हर
मंथ वेबसाइट को रिन्यू कराना है ना, ये सारी चीज़ों का खर्चा हो गया, इन्वेंट्री स्टोरेज का फिक्स खर्चा हो गया बस। अब इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा सच नहीं है कि तुम्हें स्टाफ को पर टेम्प्ररी जो स्टाफ है उसको फीस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, इसका भी कोई लोड नहीं है, ठीक है, इतने स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसमें थोड़ी कम आएगी। नेक्स्ट इज लोकेशन, तो ये ऑफ कोर्स तुम फोकस करोगे कि अगर तुम प्रोडक्शन में हो तो तुम्हारा रॉ मटेरियल के पास हो, और अगर तुम मार्केट में बेच रहे हो तो तुम मार्केट के पास ही दुकान खोलना चाहोगे, है ना। बट ई बिजनेस का क्या है, नॉट लोकेशन बाउंड, भाई ऑनलाइन है तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मार्केट के पास हो, तुम मार्केट में नहीं बेच रहे हो, है ना, ऑनलाइन सेल कर रहे हो, कोई भी कस्टमर कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट कैसा है। देखो ई बिजनेस में कॉन्टैक्ट कैसा होगा, वेबसाइट के थ्रू होगा भाई, है ना, वेबसाइट ऐप, हम डायरेक्ट तो सेलर से नहीं बातचीत कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट है। बट इसमें क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑफकोर्स आप दुकान जाते हो, चीज़ें खरीदते हो, सेलर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट इज स्कोप क्या है, ग्लोबल जाने का, तो देखो इसमें लिमिटेड है क्योंकि भाई दुकान जो है वो एक रीजन को, एक एरिया को ही कवर कर लेगी बस, है ना। बट ऑनलाइन तुम सेल कर रहे हो तो तुम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच सकते हो, तो रीच ज़्यादा है। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, जो बातचीत की हायरार्की है, इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ आपस में जो बातचीत करेंगे वो उसका नेचर कैसा है, यहाँ पे हायरार्किकल है, स्लो है, मतलब एम्प्लॉय को बात करना है तो मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर सीनियर मैनेजर से बात करेगा, है ना, ऐसी चीज़ें जाएंगी हायरार्की से लाइन बाय लाइन, और धीरे धीरे चलेगा। बट ई बिजनेस में क्या है, फास्ट डिजिटल डायरेक्ट, अब सब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको जिससे बात करनी है वो ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर मुझे कोई क्वेरी करनी है तो मैं जब अगर फिजिकल स्टोर पे जा रही हूँ तो हो सकता है कि बहुत समय लग जाए, है ना, मेरी कस्टमर की भीड़ है, मान लो ऐसा सिनेरियो ले लो, तो जब तक सब हटेंगे नहीं तब तक मेरा नंबर नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या इंस्टेंट, तुम तुरंत चैटबॉट खोलते हो, तुम्हें तुरंत मतलब चैट खोलते हो, तुम्हें तुरंत चैटबॉट जो है वो तुम्हारा रिप्लाई आंसर वगैरह देने लग जाते हैं ना, इंस्टेंट तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर सैम्पलिंग लिमिटेड है, सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट दिखते हैं, मतलब दुकान जाओगे तो जो है वही दिखाएंगे, बट ऑनलाइन शूज़ देखते हो तो तुम कितने सारा गूगल पे डालो तो कितने सारे प्लेटफॉर्म के शूज़ के वैरायटी ऑफ ऑप्शन तुम्हें एक जगह दिख जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन का रिस्क क्या है, तो देखो लो है, क्योंकि तुम डायरेक्ट ही सेलर के सामने हो, पे कर रहे हो, तो उतना कोई रिस्क नहीं कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। बट ऑनलाइन तुम्हें पता है कि हो सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड हो जाए तुम्हारे साथ, है ना, स्कैम हो सकता है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि पेमेंट ले लेती है, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करती है, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क तो ऑफकोर्स ट्रांजेक्शन का रहता ही रहता है। क्या हमें सारे ही करने हैं डिफरेंस, नो, तुमको टॉप 7 डिफरेंस करने हैं। बेसिकली टॉप 7 कैसे डिसाइड होगा, जो तुम्हें ये लग रहे हैं कि इजी है, अच्छे हैं तुम्हारे हिसाब से, उन्हें तुम्हें कर लेना है, ठीक है। बाकी मैं सारे कवर करा दे रही हूँ ताकि तुम्हें मिल जाए एक ओवरव्यू कि इनमें से तुम्हें कौन से सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल टच की बात करें तो यहाँ ज़्यादा है, भाई तुम डायरेक्ट सेलर से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, है ना, जाके चीज़ें खरीद रहे हो, तो ऑफकोर्स है पर्सनल टच। बट यहाँ पे लो है, तुम तो ऑनलाइन वेबसाइट पे हो, चीज़ें ले रहे हो, तुम्हारे सेलर कहाँ कॉन्टैक्ट पे है ना। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड, हाईली स्किल्ड स्टाफ की जरूरत है, भाई जो कस्टमर से बातचीत कर पाए, उसको चीज़ें दिखा पाए, उसकी प्रॉब्लम सुन पाए, ऐसा स्टाफ चाहिए। यहाँ पे सेमी स्किल से भी चल जाएगा, मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए वेबसाइट में लिस्टिंग कैसे करनी है ना, कैसे हमें ऑनलाइन सिस्टम मैनेज करना है, ये थोड़ा बहुत भी होगा तो चलेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस की प्रोसेस की बात करें, सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप, लाइक कस्टमर जाएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, सेलर दिखाएगा, वो सेलेक्ट करेगा, खरीदेगा, ऐसे चलेगा एक ऑर्डर में। ई बिजनेस कॉन्करेंट, मतलब बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे शूज़ जो है वो कार्ट पे ऐड किया, उसका पेमेंट कर दिया, उधर मैं कुछ और सर्च कर रही हूँ, ठीक है, तुरंत मेरे पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे ईमेल भी आ गया, एक खट्टा सब कुछ चल रहा है कि इधर ऑर्डर प्लेस नहीं, उधर जीमेल खुल गया, ठीक है, उस पर आ गया मेरे को वेरिफिकेशन, इधर पेमेंट हो गया, तो एक साथ काफ़ी चीज़ें हो सकती है भाई ऑनलाइन। गवर्नमेंट सपोर्ट लो है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि मतलब जो है हम डिजिटल जाएं, है ना, डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रही है, ठीक है, स्टार्टअप स्कीम प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट हमें दे भी रही है, ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है ना, तो अच्छी भी बात है। और हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते ही हैं गाइस, ऐसा नहीं है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इज ई टेलिंग क्या है,
ई टेलिंग मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। तुमने रिटेल सुना है वर्ड? रिटेल में क्या होता है? रिटेल में मैम डायरेक्ट जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है, ये हमने पढ़ा है रिटेलिंग। तो यही जब ऑनलाइन होता है, मतलब ऑनलाइन सेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये क्या है? ऑनलाइन ई टेलिंग है ना? अभी दिमाग में आ रहा होगा। तो फिर ई कॉमर्स क्या है? देखो बेटा, ई कॉमर्स ना बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, इसमें ई टेलिंग इन्वॉल्व है। मतलब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग तो ऑनलाइन होंगी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ई कॉमर्स पता है, लाइक ऑनलाइन पेमेंट है ना, बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, वो भी वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, ऑनलाइन गुड एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग तो करेगा, और मूवी टिकट को परचेज करना, रेलवे टिकट को बुक करना, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। ठीक है, कस्टमर की कंसर्न को सुनना, सब कुछ ऑनलाइन। ई टेलिंग क्या है? इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बाइंग पे है। ठीक है, प्रोडक्ट को खरीदना। ठीक है, जब लोग खरीदते हैं ऑनलाइन वेबसाइट ऐप के थ्रू से बोलते हैं ई टेलिंग, मतलब जो रिटेलर है वो कस्टमर को सेल कर रहा है, ऑनलाइन ये चीज़ चल रही है। इसको बस इसी चीज़ को हम किस पोर्शन में डालेंगे? ई टेलिंग में। जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? ये सब ई टेल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली क्या करता है? रिटेलर से ऑनलाइन गुड एंड सर्विसेज को परचेज करता है। यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, ओके। व्हेन यू ऑर्डर क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन, ये क्या है? ई टेलिंग का फॉर्म है। और ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बहुत ही ब्रॉडर है और उसमें ई टेलिंग इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ई टेलिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ ई एडवर्टाइजिंग। अभी तक हमने देखा ई टेलिंग क्या होता है। नेक्स्ट, ई टेलिंग क्या है? रिटेल का ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक, अब आता है एडवर्टाइजिंग। क्या ई एडवर्टाइजिंग क्या होता है? तो देखो, ई एडवर्टाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग, मतलब ऑनलाइन एड्स दिखाना। ठीक है, जो भी हम मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं कस्टमर को, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इंटरनेट के थ्रू हम क्या करें? प्रोवाइड करें। तो सेंडिंग एडवर्टीजमेंट मैसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। तुम इंटरनेट पे कितने सारे मैसेजेस वगैरह देखते होगे, है ना? कितना सारा तुम्हें एड्स जो है वो शो होते होंगे ब्रांड को। दिस इज व्हाट? ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, वेब एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे तीन पार्टीज होंगी। एक एडवर्टाइजर, मतलब वो कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है। एक पब्लिशर, मतलब वो वेबसाइट ऐप जहाँ पे वो ऐड तुम्हें दिख रहा है। और एक एड सर्वर, जैसे गूगल एड सर्वर हो गया, है ना? ठीक है, फेसबुक एड सर्वर हो गया, जो क्या कर रहे हैं? एड डिलीवर कर, अपने प्लेटफॉर्म पे एड डिलीवर कर रहे हैं और डेटा ट्रैक कर रहे हैं कि कितने कस्टमर ने कितने बार क्लिक किया, एड कितने बार व्यू हुआ। पूरा एनालिटिक्स जो है, मतलब पूरा डेटा जो है उसके रिगार्डिंग, एड्स के रिगार्डिंग, की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग उसको स्टोर कर रहे हैं। तो ये तीन पार्टीज जो है उसमें इन्वॉल्व होती है। ये एडवर्टाइजिंग हाइपर लिंक देता है दैट रीडायरेक्ट द कस्टमर टू कंपनीज वेबसाइट। तुमने देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी अभी क्या हो गया है कि हाइपर लिंक्स आते हैं, है ना? जैसे कि तुम अगर कमेंट्स में भी जाते हो तो लिंक आता है, जैसे ही क्लिक करते हो तुम कंपनी की वेबसाइट पे चले जाते हो। जो वो ऐड कंपनी चला रही है उसके लिंक पे क्लिक करके तुम उसकी वेबसाइट पे चले जाते हो, वही प्रोडक्ट तुम्हें शोकेस होने लग जाता है कि तुम परचेज कर सकते हो, है ना? ये सब ऑनलाइन एड्स ही हैं और ये क्या कहलाते हैं? ई एडवर्टाइजिंग, मतलब जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज ई मार्केटिंग। अब आते हैं हम कि ई मार्केटिंग क्या है। ये है तुम्हारी ऑनलाइन मार्केटिंग, है ना? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, ईमेल, वायरलेस मीडिया, ये सारी चीज़ें। जैसे वेब मार्केटिंग होती है, वेबसाइट पे तुम्हें एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग बेसिकली होगी कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तुम्हें एड्स दिखाना। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे एड्स के थ्रू क्या करा जाता है? कनेक्ट किया जाता है कस्टमर को बिजनेस से। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विस को तुम्हें शोकेस किया जाता है कि तुम उसको परचेज कर सकते हो। ई मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा कस्टमर की नीड को समझना, सर्वे करना, ठीक है, उनका डेटा कलेक्ट करना, उनको वो एड्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ई मार्केटिंग में इंक्लूड होंगी, मतलब ब्रॉडर टर्म है। नेक्स्ट इज ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? ऑनलाइन सिक्योरिटी देना। ठीक है, तुम्हारा जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो कंप्यूटर, नेटवर्क, डेटा, इन सबको प्रोटेक्ट करना। किससे? थ्रेट से, कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, है ना? कि बहुत सारे लोगों का होता है कि पैसा ऑनलाइन ही कोई चोरी कर लेता है, निकल जाता है, या उनका प्राइवेट डेटा जो है वो लीक हो जाता है। तो इन सब से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। व्हेन यू यूज़ इंटरनेट बैंकिंग, तुम्हें OTP का फीचर दिखता होगा कि बिना OTP तुम डाले अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते, है ना? कोई पेमेंट नहीं कर सकते। वो सब किसका एग्जाम्पल है? सब ई सिक्योरिटी का है कि तुम्हें ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, फिंगरप्रिंट लॉक, इनक्रिप्शन, लाइक व्हाट्सएप में होता है,
वो चैट तुम्हारा नहीं पढ़ सकता, इवन व्हाट्सएप भी नहीं, है ना, ये इनक्रिप्टेड होता है। तो ये सब क्या, ये सब ई सिक्योरिटी का ही पार्ट है। जैसे तुम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉप करते हो तो HTTPS आता है वेबसाइट पे, कभी देखना लिख के। तो ये HTTPS क्या होता है, ये बताता है कि जो साइट है वो सिक्योर्ड है और सेफ है, और जहाँ पे ये नहीं लिख के आता है तुम्हें ऑलरेडी वार्निंग दे दी जाती है कि दिस साइट इज़ नॉट सेफ और सिक्योर टू यूज़, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, क्यों, ये सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर ऑनलाइन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन टिकट बुक कर रहा है, ऑनलाइन ही चीज़ों की बुकिंग कर रहा है, लाइक घूमने भी जाना है, ऑनलाइन ट्रैवलिंग एंड ऑल की भी बुकिंग कर रहा है। तो सब कुछ जब ऑनलाइन है तो सेफ्टी भी तो चाहिए होगी, है ना, कि कोई फ्रॉड ना हो ऑनलाइन। तो उसके लिए तुम्हारा ई सिक्योरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है ERP, है ना। ERP क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा मॉड्यूल्स में थोड़ा सा लगता है कि बड़ा है, बट अगर तुम्हें जस्ट पता होगा कि इसके अंदर ये चीज़ है तो तुम उसको अपने लैंग्वेज में 2-3 लाइन में कीवर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। ERP का फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स हैं, है ना, रिसोर्सेस, उनको प्लान करना, ये होता है ERP। ERP एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, एक सिस्टम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी के रिसोर्सेज की क्या करता है, प्लानिंग करता है। वो कोई भी रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, कोई भी रिसोर्स, उसको प्रॉपर प्लान करना। तो ये ऑनलाइन एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, कि कोई पर्सन नहीं कर रहा है, एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करके कंपनी के रिसोर्सेज की हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो हेल्प करता है कंपनी को कि वो प्लान करे, मैनेज करे और कंट्रोल करे अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो मनी हो, लोग हो, मटेरियल हो, उन सबका प्रॉपर यूज़ हो, है ना। उसको कंट्रोल करना कि चीज़ें सही से जा रही हों, प्लान करना कि कैसे चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, ये सब एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर हैंडल करता है एक ही जगह। इसे ही बोलते हैं ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो ERP बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कंपनी के सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या करता है, प्लान आउट करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। बस इतना तुम्हें याद रखना है। अब है कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है ना, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बटा होता है। हर मॉड्यूल अपने एक स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करता है, सब आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल जो है, ये जो पूरा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जो कंपनी के सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। इसका जो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल होता है ना, वो सिर्फ किसको मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो HR मॉड्यूल्स जो ERP में है, वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज करता है। मतलब है तो ये पूरा पूरा सॉफ्टवेयर ना, मान लो ये पूरा सॉफ्टवेयर है। अब इसका एक हिस्सा ये है जो है जो है तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स वाला, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का ERP मॉडल। तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने पे फोकस कर रहा है। तो HR मॉडल जो होता है, मॉड्यूल जो होता है, वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग वो एक ही जगह पे रखता है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनका नाम क्या है, ठीक है, उन्होंने कब ज्वाइन किया, उनको कितना सैलरी दिया जा रहा है, उनकी अटेंडेंस क्या है, ट्रेनिंग क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, सारा डेटा। मतलब मैं अगर ERP के सॉफ्टवेयर में जाऊंगी, HR मॉड्यूल खोलूंगी, किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल मुझे चेक करनी होगी तो सारा ब्यौरा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल है, दैट इज HR मॉड्यूल। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मॉड्यूल। अब इन्वेंट्री मॉड्यूल क्या होगा, ये ऐसा मॉड्यूल है जो इन्वेंट्री पे पूरा फोकस करता है, जिसमें तुम्हें इन्वेंट्री का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल जो है वो हमें ट्रैक और मैनेज करने में, किसको, स्टॉक जो है, ठीक है, जो भी मेरे कंपनी के जो भी स्टॉक है, मटेरियल हैं, ठीक है, आइटम्स हैं, उनको ट्रैक करने में कि कितना स्टॉक बचा हुआ है, कहीं आउट ऑफ तो नहीं हो गया, है ना, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, स्पेयर्स पार्ट का हो या फिनिश गुड्स का हो, तो कितना बचा है, कितना कहाँ पे स्टोर है, कितना यूज़ हो गया है, कितना बच गया है, ये सब हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे डेल जो है, मान लो 1000 हार्ड डिस्क खरीदता है लैपटॉप के, यूजिंग ERP इन्वेंट्री मॉड्यूल। अब उसका भी एक सॉफ्टवेयर होगा ERP का, सब कंपनीज रखती हैं, तो उसमें ही वो इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाके ये देख सकता है कि कितना स्टॉक उसने यूज़ कर लिया है। लाइक उस देख सकता है कि 700 हार्ड डिस्क ऑलरेडी इंस्टॉल है, 200 जो है वो वेयर हाउस में पड़ी हुई हैं, और 100 जो हैं वो ऐसी हैं जो डैमेज हो चुकी हैं, मतलब यूज़ नहीं हो सकती। तो जब हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं तो मुझे इन्वेंट्री को रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहती है कि मेरा इन्वेंट्री में कितना स्टॉक बचा है, कितना कम हो गया है, ताकि मैं उसको अपडेट कर पाऊँ, उसको दोबारा से मंगा पाऊँ,
ठीक है, तो ये भी हमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेल्स मॉड्यूल। सेल्स मॉड्यूल किस पे फोकस करेगा, ये बताएगा कि सेल्स कैसी हो रही है। ठीक है, सेल्स मॉड्यूल पूरी सेल प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, जब कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया वहां से लेकर उसकी प्रोडक्ट के डिलीवर और पेमेंट जब तक कलेक्ट नहीं हो जाती तब तक, तो सेल्स मॉड्यूल पूरा तुम्हें प्रोसेस दिखाएगी। कस्टमर इंटरेस्ट शो किया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर जो है वो उसकी पेमेंट हुई है, पेमेंट हो गया, अब उसको डिलीवर कर दिया गया, ये सारा स्टेटस वो हैंडल करेगा। तो कस्टमर इंक्वायरी, कोटेशन प्रिपेयर करना, जैसे मान लो कोई कंपनी है उसको तुम्हारे दुकान से सामान मंगाना, तो उसने तुम्हें इंक्वायरी करी कि मुझे मान लो 10,000 लैपटॉप मंगाने, कितने प्राइस में होंगे, तुमने कोटेशन सेंड किया नहीं किया, ठीक है, या तुम्हें सामान मंगानी है, वो तो खैर परचेज में आ जाएगा, तुम बेच रहे हो ना, तो कोटेशन तुमने प्रिपेयर किया, सामने वाले बायर को दिया कि नहीं दिया, ठीक है, उसने ऑर्डर क्या प्लेस किया, क्या वो डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट उससे मिली या नहीं मिली, ये पूरा अपडेट अपने पास रखेगा सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे अगर कस्टमर लेवल पे देखो तो कस्टमर ऑनलाइन बाय करता है फ्लिपकार्ट से, तो ईआरपी मॉड्यूल फ्लिपकार्ट का पूरा बता देगा कि इनवॉइस जनरेट कर दो, ऑर्डर अपडेट करो, कहाँ पे पहुँचा, कितना पहुँचा, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें सेल्स के रिगार्डिंग मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज तुम्हारा परचेज मॉड्यूल। परचेज मॉड्यूल किसके रिगार्डिंग होगा कि अगर तुमने कुछ परचेज किया रॉ मटेरियल वगैरह, तो उसका अपडेट तुम्हें मिल जाएगा कि जो तुमने परचेज किया, ठीक है, वो आया, अपडेट हुआ नहीं हुआ, ठीक है, कितना आया, ये सारी चीज़ें। तो ये हर चीज़ बाइंग से रिलेटेड मैनेज करेगा कि रॉ मटेरियल हो, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, जो कंपनी को चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए या डेली वर्क के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, उसको अगर उसने परचेज किया तो उसके रिगार्डिंग सारी अपडेट इसमें तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें कुछ परचेज करना, तो तुमने क्या करना है, सप्लायर से कोटेशन मांगना, तो क्या कोटेशन गया, ठीक है, क्या मैंने परचेज ऑर्डर किया, गुड्स आए कि नहीं आए, स्टॉक अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, कि मान लो गुड्स आ गए, ठीक है, 1,000 यूनिट मंगा लिया, क्या 1,000 यूनिट से स्टॉक अपडेट कर दिया गया कि 1,000 ऐड हुआ है नहीं हुआ, ये सारी अपडेट रखेगा। ठीक है, मारुति सुजुकी ने जैसे मान लो स्टील शीट मंगाई है कार के बनाने के लिए, तो ये क्या है, इसने परचेज किया है ना, इसको स्टील शीट चाहिए थी कार बनाने के लिए, तो इसने यहाँ पे क्या परचेज मॉड्यूल अपना कैसे अपडेट करेगा, ईआरपी का जो परचेज मॉड्यूल होगा वो बताएगा, वो ऑटोमेटिकली परचेज की रिक्वेस्ट भेज देगा, जो भी शीट के सप्लायर्स उनको सबसे कोटेशन मंगाएगा, बेस्ट कोटेशन, कोटेशन मतलब क्या, जो प्राइस लिस्ट है, बेस्ट प्राइस लिस्ट, क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, ट्रैक करेगा कि ऑर्डर आया नहीं आया, आ गया तो इन्वेंट्री अपडेट हुई नहीं हुई, तो ये सब ऑटोमेटिकली ऑनलाइन होता जाता है। तो इसका काम क्या है, परचेज को हैंडल करना। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉडल। अब फाइनेंस अकाउंटिंग मॉडल क्या है ईआरपी का, जो पूरा मनी रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करेगा, मनी रिलेटेड चीज़ों को अपडेट करेगा, चाहे पेमेंट हो, टैक्स हो, बैलेंस शीट हो, लेजर हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, ये सारी चीज़ें, मतलब मनी रिलेटेड सारी चीज़ों को क्या करता है, ट्रैक करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, सीआरएम, सारे टाइप्स हैं, ठीक है, ईआरपी के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। सीआरएम क्या है, बेसिकली कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन उसको मैनेज करेगा, किसना उस परचेज हिस्ट्री क्या है, उसकी कोई कंप्लेन कि सॉल्व हुई नहीं हुई, उससे बातचीत क्या हुई, जिससे हम कस्टमर के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और अच्छी सर्विस दे। तुम खुद सोचो, तुम कभी कोई कस्टमर केयर में सर्विस डालते हो, उनको कैसे पता चलता होगा कि तुम्हारी कंप्लेन आई है, वो रिजॉल्व हुई नहीं, पूछते भी क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, यहाँ पे तो शो कर रहा है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, वो सब इनका सीआरएम मॉड्यूल दिखाता है कि प्रॉब्लम सुनी गई कि नहीं सुनी गई, सॉल्व हुई नहीं हुई, नहीं अपडेट करना पड़ता है ना। तो ये है तुम्हारा सीआरएम मॉड्यूल। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। तुम्हें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल क्या है, ये मॉड्यूल तुम्हारी प्रोडक्शन की प्लानिंग, कि तुमने प्रोडक्शन जितना प्रोड्यूस करना है उसका क्या प्लान किया है, क्या मशीन असेंबल है, ठीक है, कब रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कितना यूज़ हुआ, ठीक है, क्या गुड्स बने कि नहीं बने, ये सब तुम्हारा प्रोडक्शन मॉड्यूल्स कवर करेगा। एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है लिखो, मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए इंक्लूड कर दिए हैं, तुम बस इनका एक ओवरव्यू लेके जाओगे कि टाइप्स में कितने टाइप्स हैं और मतलब क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करेगा, पूरी सप्लाई को, जो भी फ्लो है गुड्स का, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक, रिटेलर तक, कस्टमर, ठीक है, इंक्लूडिंग शिपिंग, रिटर्न, रिप्लेसमेंट, सब कुछ देखता है। जैसे कि तुम्हारा जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई की चेन, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मान लो होलसेलर को दे रही हूँ, होलसेलर से रिटेलर जा रहा है नहीं जा रहा, कस्टमर तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है गुड्स, ठीक है, कितना रिटर्न आया, शिप हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा चीज़, ठीक है, पूरा चेन की सप्लाई हो रही है प्रॉपर नहीं हो रही है हमारे पास से कस्टमर तक, ये सब कुछ मैनेज करने का भी काम हमारा सप्लाई चेन मॉड्यूल करेगा। नेक्स्ट इज ईआरपी सेंट्रल
डेटाबेस करेक्ट एवरी मॉड्यूल, जो ईआरपी का सेंट्रल डेटाबेस, अब देखो ना ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग मॉड्यूल हैं, इन सबको क्या है एक साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। चाहे सेल्स मॉड्यूल हो, चाहे परचेज मॉड्यूल हो, चाहे सीआरएम हो तुम्हारा, चाहे फाइनेंस हो, ये सब क्या है आपस में अलग अलग नहीं भागते, ये सब आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर ऑर्डर प्लेस किया गया है आपने, तो तुम्हारा उसमें आ जाएगा, सेल्स वाले में आ जाएगा कि ऑर्डर आया, ठीक है। उससे इन्वेंट्री में भी वो क्या है, स्टॉक घटा दिया जाएगा, इन्वेंट्री भी मैनेज होगी वहाँ पे, इन्वेंट्री का स्टॉक उतने अमाउंट से कट कर दिया जाएगा कि इतना अब जा रहा है, बिक रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से वो जो ट्रैक है कि ट्रैक करना कि कस्टमर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, वो सारी चीज़ें भी अलग अलग मॉड्यूल में अपडेट हो जाएंगी। तो मतलब कि हमें ये सारा जो सिस्टम है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बोल रहा है कि जैसे मान लो आईफोन फैक्ट्री ने शिप किए, तो इन्वेंट्री मॉड्यूल अपडेट हो जाएगा कि स्टॉक कम हो गया, सेल्स मॉड्यूल अपडेट हो जाएगा कि नया ऑर्डर प्रोसेस हो गया, सीआरएम अपडेट हो जाएगा कि कस्टमर को देखो कि डिलीवरी स्टेटस क्या है, उसको मिला कि नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब सब आपस में लिंक होके काम करेंगे। मान लो स्टॉक अपडेट हो गया, पता लगा स्टॉक अब लो हो गया, कम हो गया, तो तुरंत परचेज को ऑर्डर जाएगा कि परचेज करना है। तो हर मॉड्यूल जो है वो एक साथ क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स जितने भी तुम्हारे ईआरपी के मॉड्यूल्स हैं, याद रखना ये सब आपस में कनेक्टेड है, मतलब कि इनके टाइप्स, ईआरपी पूरा एक सॉफ्टवेयर है, वो इस सॉफ्टवेयर में अलग अलग सेगमेंट हैं और ये सारे सेगमेंट आपस में जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक थोड़ा सा अलग टॉपिक था, अदरवाइज ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तुम्हें पता भी है, थोड़ा बहुत आइडिया भी है। बट ईआरपी जो है वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, इसलिए हमने इसको डिटेल में चेक किया है, ठीक है। स्टूडेंट तुम्हें इसकी मीनिंग और इसके टाइप का, हर टाइप का ओवरव्यू पता होना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल किस चीज़ से डील करता है, ठीक है। और काफ़ी हद तक तुम्हें नाम भी उसका बता देगा, ठीक है। सो हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि तुम्हें जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।